ऑफिस में मॉनिटर ऑन नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेव ऑफ, ठीक है। सबसे पहले जो वेव है, जो वेव के बारे में सवाल निकाली थी वो सब चीजें। वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए पहले आपको एक समझना पड़ेगा न्यूटन कैल्कुलस थ्योरी। पहले वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले 1675 में न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, न्यूटन कैल्कुलस थ्योरी। इसके साथ इन्होंने जो बातें बोली थी वो ये बोली थी कि जो एवरी लाइट सोर्स है वो एमिट करती है फोटोन। एक फोन जैसे लाइट का बल्ब है, बल्ब जल रहा है, तो वो कर रहा है, ये कहा कि जो बल्ब है वो पार्टिकल्स उत्सर्जित करते हैं। सबसे पहले सोलर से पहले जो न्यूटन ने बोला था कि जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है वो जो सोर्स है वो क्या एमिट कर रहा है, पार्टिकल, ठीक। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स है ये बिल्कुल सीधी रेखा करते हैं, नंबर 2 पे उन्होंने कहा, आप समझ रहे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है वो डिफरेंट फ्लेवर्स पार्टिकल्स आगे समझने के लिए सबसे पहले 1675 में न्यूटन ने ये थ्योरी दी कि लाइट सोर्स है, जैसे बल्ब के लाइट सोर्स है वो फ्लैश कर रहा है, ये नहीं कर रहा, इसमें क्या बोला था, पार्ट बस एमिट कर रहा है पार्टिकल। जैसे जो बल्ब है वो में हम का तीन नंबर एक जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं, यानी कि बल्ब से अगर एक पार्टिकल निकला, हम वो तुमने पकड़ा क्या वो डेढ़ फुट चला लाइट, इन दोनों बात का एक होगी। सबसे पहले कौन सी कक्षा में न्यूटन ने जो फेज मॉडल के लिए क्या किया था कि जो लाइट का जो सोर्स है वो एमिट करता है क्या, पार्टिकल। नंबर 2 की क्वालिटी की वो पार्टिकल बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 2 उसने ये बोला था कि ये जो है इसी थ्योरी को उसका नाम दिया था कार्पस क्लियर थ्योरी। कार्पस क्लियर उन्होंने बोला था कि जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, अगर बल्ब चल रहा है हवा में तो उसकी कुछ और स्पीड होगी, अगर पानी में चल रहा है तो कुछ और होगी, और अगर ठोस में चल रहा है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट स्पीड होती है पार्टिकल्स की। दूसरा ने कहा था, तीसरा ने कहा था कि अगर कलर्स ऑफ लाइट डिफरेंट है, जो लाइट का जो रंग है अगर वो अलग अलग है, उसके लिए जो है उन्होंने बोला था कि इसकी जो पार्टिकल्स है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप्स रखते हैं पार्टिकल डिफरेंट कलर। जैसे लाल रंग का बल्ब अगर चल रहा है तो उससे जो कलर सब्जी हो रही है उनका जो शेप होगा वो अलग होगा। पीले बल्ब ठीक है, वैसे तो ये थोड़ी देर होती गई, चलिए इन्हें थ्योरी का आपने नाम दिया होगा किसका, न्यूटन बहुत बंदा था क्योंकि न्यूटन की तारीफ हुई है सही हुई थी, तो न्यूटन किस नाम की पसंद है कि न्यूटन ये थ्योरी जैसे जैसे और थ्योरी आती जैसे मुझे पता चल गई और न्यूटन गलत। एक और थोड़ी वाली चीज अपनी थोड़ी से इसमें तीन चीजें सिद्ध करती है किसी न्यूटन कार्टिकुलर थ्योरी में। एक प्रैक्टिकल मोशन कि भाई वो सीधी लाइन पे चलता है, ये तो हमें पता ही था।
लेकिन ये तो बाद में कुछ हुआ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है ना। लेकिन इससे क्या बोला तो प्रकाश के कारण है न्यूटन की स्टेट की वो सीधी रेखा में वो प्रूव किया। दूसरा इसने रिफ्लेक्शन प्रूव किया कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन को उसने कैसे प्रूव किया देखिए मैं बता रही हूँ आपको। वेव वेव ऑप्टिक्स में चलेंगे आप। वेव मोशन ठीक है। वेव मोशन में सबसे पहले आई थी आपकी न्यूटन। आगे बचे न्यूटन कॉर्पस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये तीन चीजें आप चाहे लिखना चाहें तो लिखने नहीं तो रहने दीजिए। तो आप ये देखिए कि इट एक्सप्लेन करिए बस ये लिख लीजिए अगर लिखनी है तो बस इट एक्सप्लेन। इसने क्या क्या एक्सप्लेन किया इस थ्योरी ने। नंबर एक पहला पॉइंट रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। रेक्टिलिनियर मोशन प्रूव किया था इसने। दूसरा प्रूव किया है इसने रिफ्लेक्शन परावर्तन रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन कैसे किया था इधर देख लो बेटे। परावर्तन ये तो हमें बाद में पता चला कि इस तरह से प्रकाश की किरण आई। इसने क्या बोला था कि कण है पार्टिकल है। एक पार्टिकल ने दूसरे को दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने चौथे को चौथे ने पांचवे को पांचवे ने छठे को और छठे ने फिर इस सरफेस को किया। और जैसे ही सरफेस को इलास्टिक धक्का लगा और ये वापिस हुआ फिर इस तरह से एक दूसरे को दूसरा तीसरे को इस तरह से। और ये इसने क्या कहा कि जो ये कण है इनमें इलास्टिक इलास्टिक मैंने प्रत्यास्थ खींचने वाले कण न्यूटन ने क्या बोला कि ये क्या कण कैसे है इलास्टिक है। एक ने दूसरे को धक्का मारा दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने चौथे को जैसे ही वो सरफेस से टकराया और वो टकरा करके बैक हो गया। इसने इस तरह से सिद्ध किया कि ये एक रिफ्लेक्शन ये न्यूटन ने इस तरह से सिद्ध किया था। तीसरा इसने सिद्ध किया आपका रिफ्रैक्शन। देखिए बेटे रिफ्रैक्शन कैसे किया था पार्टिकल्स को लेके। रिफ्रैक्शन उन्होंने इस तरह से बोला था कि ये दो मीडियम है आपका। ये है आपका रेयर यानी हवा। ये आपका है डेंस यानी कांच। तो उन्होंने ये बोला कि जो हवा के पार्टिकल है मान लीजिए हवा के पार्टिकल ऐसे हैं और जो इसके पार्टिकल है कांच के पार्टिकल इस तरह। तो ये जो कांच के हैं डेंस है। कांच के जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं? बहुत ही पास पास क्योंकि वो कैसा है सघन माध्यम है। तो जो सघन माध्यम का एक पार्टिकल या सघन माध्यम की बहुत सारे पार्टिकल विरल माध्यम के एक पार्टिकल पे जो बल लगा रहे हैं वो है अट्रैक्टिव फोर्स अपनी ओर खींचने वाला आकर्षित बल। यानी इसके ये पार्टिकल सब इस पे क्या लगा रहे बेटे अट्रैक्शन फोर्स और खींच रहे हैं। तो इसने इस घटना को ऐसे बताया कि जैसे उसने और खींचा किसके कण ने सरल माध्यम के कणों ने विरल माध्यम के कण को अपनी ओर खींचा तो वो समान हो गए। यानी कि वो इस तरह से पार होके आ गया और पार होके इस तरफ झुक गया। इस तरह से इन्होंने क्या सिद्ध किया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यही तो है कि जब प्रकाश की ओर किरण में हो गया लेकिन इस एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में जब आई मतलब विरल से सघन में आई तो वो विरल की ओर झुक जाती है। तो इसने कैसे सिद्ध किया था इसने ये कहा था कि जब सघन माध्यम के कण विरल माध्यम के कण को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। कौन से कण विरल माध्यम के कण सघन माध्यम के अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। इस तरह से इसने कहा था कि रिफ्लेक्शन इस तरह से हुआ। ठीक है किसके अनुसार कौन सी थ्योरी के अनुसार न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के अनुसार। समझ में आई बात। लेकिन धीरे धीरे मतलब और थोड़ी आई ये थोड़ी देर हुई
ये थ्योरी चीजों को एक्सप्लेन करने में ऐसे बात करेगी। नंबर एक, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नंबर दो, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। नंबर तीन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये जो थ्योरी है न्यूटन की पार्टिकल्स में, न्यूटन की सारी जो पार्टिकल थ्योरी है, कहाँ से इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने में, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में फेल करेंगे। आप इसके फेलियर्स लिख लीजिए। ये तो एक्सप्लेन हो गया, यानी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन। ये थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी? नंबर एक, इंटरफेरेंस। नंबर दो, डिफ्रैक्शन। और नंबर तीन, पोलराइजेशन। ये सब एक्सप्लेन करने में ये फेल रही है आपकी। फिर उसी समानों क्षेत्र में वैज्ञानिक डच डच ने सोलर सिस्टम तब नहीं, ये थोड़े देशी साल कि भाई ये जो न्यूटन की थ्योरी है ये गलत है और इसके साथ में ना होकर के लेकिन उस समय क्योंकि 1675 में न्यूटन थी और 3 साल बाद डच थी, लेकिन डच का इतने जाने माने वैज्ञानिक नहीं थे, इससे उनकी थ्योरी का किसी ने भी यकीन नहीं किया। फिर उनकी थ्योरी धीरे-धीरे 20 साल हो गए, तब लोगों ने पढ़ी और तब उनकी समझ में आया और उनकी घटनाओं को एक्सप्लेन किया, तब उनकी थ्योरी मानी गई। 20 साल लग गए इस चीज में, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी 3 साल का भी 1670 दे दी थी। उन्होंने क्या बोला था? हाइड्रोजन स्टेट थ्योरी, जो डच की दूसरे की डेट थ्योरी का नाम रखा था हाइड्रोजन स्टेट थ्योरी। ठीक है, अब आप ये नोट कीजिए। डच, ये हटा दो बेटे, इन ये आपने नोट कर लिया? फिर है इन दी सेम इरा, इन दी सेम इरा मतलब बिल्कुल इसी क्षेत्र में डच। ये आपने डच जो है वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दी? हाइजेंस थ्योरी दी। एच वाई, इसमें वाई है, हाइजेंस वेव थ्योरी। ठीक है, और लाइट, लाइट की जो है उसने कहा कि, अब इसने क्या कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। क्या कहा? अब वो दर्शक क्या बोला कि प्रकाश जो है वो पार्टिकल्स कण नहीं है, बल्कि क्या है? वेव है, एक तरंग के रूप में है। ठीक है, तो इन्होंने पहला तो यही किया कि वो इट इज वेव रूप, इट इज इन फॉर्म ऑफ वेव, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, पहला। दूसरा, इट इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मैकेनिकल वेव मतलब बेटे, जब किसी तरल को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। अगर ये वैक्यूम की निर्वात में चल रही है कोई वेव, तरंग या किरण, अगर अगर कोई किरण वैक्यूम में चल रही है तब वो वेव है, नॉट ए मैकेनिकल वेव। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा हूँ, हाइजेंस की थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो प्रकाश की जो वेव है उसे चलने के लिए निश्चित भी किसी माध्यम की आवश्यकता है, वो वैक्यूम में नहीं चल सकती। ठीक, ये इन्होंने बोला था डच ने। हालांकि ये हमें बाद में पता चला कि जब हम आगे ऊपर जाते हैं इसमें सन के में, तो वहां वैक्यूम है, मतलब आगे चांद पे गए वैक्यूम में निर्वात है, चांद पे निर्वात है, लेकिन लाइट ऑफ जो लाइट है
देश की जो चलता है वो वहां की चलती है, ये काम में वो जैसे जैसे कभी मिलता है ये थोड़ी थोड़ी हो लेकिन उन्होंने जो बोला था डच ने ये बोला था कि आपकी जो वेव है ये मैकेनिकल वेव है, इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जरूर। किसको? लाइट, प्रकाश को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आप ये देखिए क्या क्या एक्सप्लेन किया था बेटे। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर इट एक्सप्लेन, इन्होंने एक्सप्लेन किया रेक्टिलिनियर मोशन। समझ गए ना रेक्टिलिनियर? रेक्टिलिनियर मतलब प्रकाश का बिल्कुल सीधी रेखा, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना कैसे जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा इन्होंने प्रूव किया था रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इन्होंने ही ये बताया था रिफ्लेक्शन में बेटे, क्या बताया था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आई बराबर होता है एंगल ऑफ आर। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल आर। ठीक है, आई क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये इन्होंने ही दिया था, टच नहीं दिया था जब इन्होंने प्रूफ किया था अपनी ये वाली वेव थ्योरी। फिर आगे से ये कह सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी किया। फिर तीसरा इन्होंने एक्सप्लेन किया बेटे, तीसरी क्या चीज एक्सप्लेन करी? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है, इन्होंने रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। जो स्नेल्स लॉ था, स्नेल्स लॉ क्या था आपका? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, दैट्स में तभी प्रूव कर दिया था। ठीक है, और फिर है आपका चौथा इंटरफेरेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। इंटरफेरेंस भी इन्होंने प्रूव किया। फिर पांचवें नंबर पे इन्होंने वेव थ्योरी से ही डिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया। ठीक है, बट ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में फेल, ये अपनी वेव थ्योरी के हिसाब से पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सके, फेल रहे इनकी फेलियर्स। अब इनको यहाँ लिखो फेलियर्स। फेलियर्स, फेलियर्स में क्या है? पोलराइजेशन। डच जो है हाइगेंस थ्योरी के हिसाब से पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फैलना, और फैलना का मतलब जब ये ट्यूबलाइट चल रही है तो ये चारों दिशाओं में फैल रहा है, ये इस समय अनपोलराइज्ड है, एग्जूबेट मतलब हर तरफ फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप एक्स की तरफ ही जा रहा है या वाई की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये लाइट पूरे कमरे में फैल रही है। लेकिन अगर आप एक चश्मा लगा लो, चश्मा लगाना है आपको पोलराइज्ड ग्लास का, पोलराइज्ड ग्लास का चश्मा लगाओगे तो ये फैलता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि एक रेखा में आता हुआ नजर आएगा सीधा। हम आप कहोगे मैडम ये कौन सा ग्लास होता है, ये तो हमने देखा ही पोलराइज्ड ग्लास कैसा होता है।
जो आपकी बस में ट्रक के शीशे लगते हैं ना, कार के शीशे, ये महंगे क्यों होते हैं? खिड़कियों के शीशे के तो ज्यादा। ये तो आपका आ जाएगा 200-400 में, और वो आता है 10,000 में कार का शीशा, या बस का शीशा आता है 20,000 में, या फिर 30,000 में ट्रक का शीशा। ऐसा क्यों? बिकॉज वो पोलराइजिंग ग्लास है। पोलराइजिंग ग्लास का मतलब क्या है कि जो मैं मान लीजिए मैं कार चला रही हूँ और सामने से कोई हैवी या कोई भी दूसरी कार या ट्रक या बस आती है, ठीक है, उसकी लाइट जल रही है ना, तो उसकी लाइट चारों दिशाओं में चलेगी, लेकिन जब वो मेरे पोलराइज ग्लास से टकराएगी मेरे कार के शीशे से, तो वो जो फैलाव है उसका लाइट का अद्भुत होना खत्म हो जाएगा, और खत्म होके वो एक एक्सेस में आ जाएगा। एक एक्सेस में यानी पोलराइज हो जाएगा। वो अनपोलराइज्ड प्रकाश क्या हो जाएगा, मेरे शीशे को पास करते ही पोलराइज हो जाएगा, और जो उसका फैलाव था वो खत्म हो जाएगा। एक एक्सेस में आके सीधा मेरी आंख से टकराएगा और मुझे वो चीज एकदम फोकस हो जाएगी। समझ रहे बात? कहने का मतलब है चारों दिशाओं में फैलने वाला प्रकाश जो चौंध मारता है। अगर आप सिंपल शीशे से देखेंगे तो चौंध लगेगी आपको, लेकिन अगर मैं पोलराइज ग्लास वाला पहनूंगी शीशा, तो वो चौंध के रूप में ना लग के वो बिल्कुल एक ध्रुवित टकराएगा, जो मेरी आंखों से टकराएगा, कि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई चीज जल रही है। वो चौंध जो इसके आसपास चौंध है वो उसका मुझे वो पोलराइज, समझ में आई बात? जो इसका फैलना है वो खत्म होगा, ये तो ये जो है ध्रुवण एक्सप्लेन कर सके थे कि पोलराइजेशन कैसे होगा। ये इसमें फेयर की इसके बाद है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था देखिए, ये कर लिया बेटे। देखिए, सबसे पहले हाइजेंस ने ये बताया था कि व्हाट इज द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव का फ्रंट मेरा आपके बनाना वेव है, यानी वेव के जो सामने का भाग, वेव का जो फ्रंट है, दैट इज कॉल्ड वेव। अब आप ये देखिए कि कैसे बताया, एक ध्यान से देखेंगे बेटे, ये बल्ब है, ये चारों दिशाओं में इससे क्या निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी, ऐसे, ठीक है, निकले। अब मैंने इससे ये कहा कि सेम डिस्टेंस पे एक एक पॉइंट लोकोस किया। मान लीजिए ये एक्स दूरी पर एक पॉइंट मैंने ले लिया ए, इससे भी एक्स दूरी पर बी, इससे भी एक्स दूरी पे सी, इससे भी एक्स पे डी, इससे भी एक पॉइंट ले लिया मैंने ई। समझ गए बात? सेम डिस्टेंस में मैंने एक एक पॉइंट लोकस कर दिया, लोकस करके डिफाइन कर दिया उसी बेस में। एक लाइट सोर्स से निकलने वाली जितनी भी रेस है, अनगिनत रेस होती है, उनमें मैंने एक एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे लोकस किया, ठीक है, और उन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, क्या कर दूं, मिला दूं, ये समझ रहे हो? तो ये एक गोला बन गया, स्फेरिकल बन गया ना, ये एक गोला बन गया। ये जो गोला है ये इसकी वेव फ्रंट है, इस वेव्स की, इन सभी वेव्स का क्या चीज है ये, वेव फ्रंट, ठीक है। अगर आप कहो मैडम आपने एक्स ही क्यों लिया, मैं तो इससे पहले भी ले सकती हूँ,
तो आप इससे पहले ले लीजिए, इसकी आधी डिस्टेंस पे ले लो, x/2 डिस्टेंस पे ले लो। मान लीजिए ये x है तो आपने आधी भी ले लिया, यहाँ ले लो, 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 और जब मैं इसको मिलाऊंगी तब भी तो बेटा स्फीयर ही बनेगा। हाँ समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो जब वेग चलती है तो जो वेव का जो व्यवस्था जो फ्रंट होता है, क्या होता है, वो एक स्फीयर के रूप में आगे बढ़ती है। आपको क्या बताऊं, जैसे तालाब में आपने एक पत्थर फेंका बीचों बीच, उसमें वेव्स उठी, उठी वेव वो चारों दिशाओं में फैलती है। किसके रूप में? एक गोले के रूप में ही तो फैलती है, चारों दिशाओं में ही तो आगे बढ़ती है वेव। तो उस वेव का अगर मैं एक एक बिंदु समान दूरी पे मान लूं तो वो उसका वेव फ्रंट कहलाएगा, और वो क्या होगा, एक स्फीयर। समझ में आता है? वेव फ्रंट समझ गए? फ्रंट समझ गए? वो चीज जिस रूप में वो तरंगे चल रही हैं, अगर मैं समान दूरी पर एक एक पॉइंट लोकस कर लूं, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट ऑफ दिस वेव। उस वेव का वो वेव फ्रंट होगा। क्लियर? इसका मतलब वेव फ्रंट समझ गए आप? वेव चलने की दिशा में अगर मैं एक एक बिंदु ले लूं, जो एक भी, जैसे मैंने तालाश पत्थर को एक ही मारा था, पत्थर को मैंने एक ही मारा था, एक पत्थर से चारों दिशाओं में क्या उठी थी, तरंगे उठी थी। इसी तरह लाइट का बल्ब तो एक ही है, उससे निकलने वाली बहुत सारी लाइट की वेव्स है। समझ में बात? सोर्स ऑफ लाइट तो एक ही है, तो उस वेव जो एक लाइट ऑफ सोर्स जो है उससे निकलने वाली वेव का जो वेव फ्रंट है दैट इज स्फीयर, गोला। समझ में? वेव फ्रंट क्या हुआ? जिस रूप में तरंग चल रही है दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। फिर आप देखिए, पहला पहला लिखिए इसका, हाइगेंस प्रिंसिपल का पहला एजम्पशन है वेव फ्रंट। लिखिए, इट इज द locus of all vibrating बल्कि ऐसे नहीं लिखिए, ये लिखिए, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स लिखिए, पहले पॉइंट्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase। ठीक है? देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको इस तरह से एक इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, what is that y is the displacement of particle, and that is phase। नोट कर लीजिए, ये फेज है आपका, और ये जो x है, a that is x, it is the displacement of wave। देखिए बेटे, अब आप इस चीज में वो मत होगा ना, मैंने लिखा y को डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, आपको भी मैडम आपको पढ़ा रहे होगी ये वेव है ना, तो अब आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। जैसे मैंने एक रस्सी को एक कोने से बांध दिया और दूसरा सीधा अपने हाथ में पकड़ लिया, और मैंने उसे ऐसे ऐसे किया, आप
तो क्या होगा उस रस्सी में? ऑक्सीजन होगा इस तरह से। ये ये क्या चीज है? ये तो पार्टिकल है ना। तो रस्सी ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई भाई, ऐसा क्या कहते हैं रस्सी को? तो रस्सी ऐसे हुई ना, ऑक्सीडेशन हुआ रस्सी में। तो जो गई रस्सी, तो वो क्या चीज है? दैट इज कॉल्ड वाइट। ए इस तरह से देखिए बेटे, ए इस तरह से अगर आपकी, मैंने कहा इस तरह से बनी हुई रस्सी, ये जो आपका ऊपर ये रस्सी गई ऊपर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रस्सी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बट एक्स, ये जो वेव इस दिशा में आगे बढ़ी, दैट इज कॉल्ड एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। भ्रमित मत हो जाना। कभी आप कहो मैडम आपने तो कहा था कि ये वेव है, आपने पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज द पार्टिकल? पार्टिकल ऑफ रस्सी। रस्सी का जिसे मैंने पकड़ के ऊपर नीचे किया, भाई रस्सी की तो ऊपर नीचे होगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है रस्सी का जितना गया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या? रस्सी के दो हिस्से। लेकिन वेव किस रूप में चली? लॉन्गिट्यूडिनल आगे। जब सीधी रास्ता ऐसे चलती है वेव, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव में चली इस तरह से, और ट्रांसवर्स वेव के ऊपर चलती है वहां पर, ठीक है। तब क्या आगे था? तो दो चीजें हैं इसमें, इस इक्वेशन में, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। वट इज द a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। जितनी ऊपर तक रस्सी जा सकती है वो a होता है, ठीक है। मान लीजिए ये यहां तक वेव है, यहाँ तक, तो ये a आयाम, एम्पलीट्यूड, a एम्पलीट्यूड, आयाम कहते हैं इसे। और ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और टी टाइम है। के आपका वेव वेक्टर है, वेव फंक्शन है। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है। क्लियर एवरीथिंग? इस इक्वेशन में आपको सब चीज पता चलेगी कौन सी क्या है। ठीक है। और अब एक बात ध्यान से देख लीजिए, अब चूंकि वेव फ्रंट में दी है मैंने ये इक्वेशन, तो वेव फ्रंट से क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए जो पहला पार्टिकल है उसके लिए y1 मैंने लिया आपका, आप इस तरह से फेस के लेंगे बेटे। मैं पार्टिकल नंबर ए दे दूं, ए, इसको मान लू ए। ए के लिए जो फेस होगा वो होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा 1 ले लो इसको, टी वन समय में। बी वाला पार्टिकल ओमेगा T2, बल्कि इसके लिए भी समय सेम रहेगा, T1 प्लस के एक्स। सी, सबके लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर हर वेव का मैंने एक एक लोकस पॉइंट ले लिया और फिर नहीं, तो भाई जब सबसे सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम है, सेम स्फीयर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सेम फेस। सभी बिंदुओं का, ए का, बी का, सी का, डी का, जितनी भी फेस होगी उनका सबका फेस क्या होगा बेटे? सेम होगा। फेस कितना होगा सभी का? ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। सी का भी ओमेगा टी प्लस के एक्स। जितने भी पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी एन बी, जितने भी पॉइंट्स होंगे उस वेव फ्रंट में, वेव फ्रंट यानी इस वाले सर्कल में बैठे, इस ये ले रही हूं अगर मैं, अगर इसमें और जितने मर्जी आप पॉइंट्स ले लीजिए इसी वेव फ्रंट में, उन सभी का फेस सेम है। क्लियर? आप ये भी ये इस तरह से आप मान सकते हो, ए ऐसे और ऐसे, ये सब दोनों क्या चीज है? वेव फ्रंट्स। ये दोनों वेव फ्रंट्स है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका, ये इसका पहला पॉइंट था हाइगन्स प्रिंसिपल का, लिख लिया? ये लिख लिया सबने? दूसरा पॉइंट लिखिए, बता दूं इसे?
दूसरा पॉइंट, हाइगेंस थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या है बेटे कि इधर देखिए बेटे, ये आपकी क्या है, वेव फ्रंट है ना, ये क्या चीज है बेटे, वेव फ्रंट है। तो ये जो वेव चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है ना बेटे, आप देखिए वेव की जो डायरेक्शन है चलने का, वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट क्या है, ये आप देख रहे हो ये चल रही है, यहाँ इस टेंजेंट से क्या चीज है, ये परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर इसका टेंजेंट लूं तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ देखूं इसका टेंजेंट लूं तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। आप किसी भी डायरेक्शन में लेके देख लो, वहां से जो उसका टेंजेंट होगा वो कैसा होगा, वेव परपेंडिकुलर। तो दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन मतलब चलना, वेव का चलना, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कहता है बोला है उसके परपेंडिकुलर, ये इसका दूसरा प्रिंसिपल लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब वेव का चलना, propagation of wave is always perpendicular to the wavefront। ठीक है बेटे, समझ में आ गई ये बात। तीसरा लिखिए, वेव फ्रंट के टाइप्स, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देखिए बेटे, नंबर एक, पहला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। बेटे जब लाइट का सोर्स का एक बिंदु है या एक बल्ब है तो वेव फ्रंट कैसी बनेगी, गोला। ठीक है, जब बल्ब जला था तो उसकी वेव फ्रंट कैसी बनेगी, गोला। लिखिए नोट कीजिए, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और दूसरा, अगर मैं कह दूं सोर्स, कौन सा सोर्स, लाइट का, एट इनफाइनाइट अनंत दूरी पर है। अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो अनंत दूरी पर है, याद रहे, अब वो बिंदु के रूप में नहीं है, बहुत दूर है, अब कैसी वेव फ्रंट बनेगी, देखिए बेटे मैं आपको बता देती हूँ, एक इस तरह से ये वेव आ रही है बहुत दूर से, बिल्कुल सीधी, पैरेलल इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तब इसका जो वेव फ्रंट बनेगा बेटे, दैट इज रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। इस तरह से ये इसकी वेव फ्रंट बनी, जब बहुत दूर अनंत स्टेट में आएगी तब उसका जो वेव फ्रंट, रेक्टेंगल। ठीक है, तीसरा लिखिए, लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, मान लीजिए ये इस तरह से बेटे, लाइट का सोर्स है कि एक वेव इधर जा रही है और एक वेव इससे इधर जा रही है, एक और सोर्स है, एक वेव इधर जा रही है और एक वेव इधर जा रही है, एक वेव इधर जा रही है और एक वेव इधर जा रही है। अगर इस टाइप सोर्स से सिर्फ वेव चली
एक इधर और दूसरी उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसकी जो वेव फ्रंट है वो होती है सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। और वो हमेशा इस तरह से, उसका एक बिंदु यहाँ से ले लिया, दूसरी वेव का यहाँ से ले लिया, अगर इन दोनों को मिलाऊंगी तो कैसे बनेगा बेटे? ऐसे। इसी तरह से इन दोनों को मिलाया तो ऐसे। इसी तरह से ये वाला जो सोर्स है, इस दोनों, एक बिंदु इसका लोकस यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, इनको मिलाऊंगी तो ऐसे बनेगा, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। समझ में आ गई बात? और फिर इन्हें आपस में मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर। बेलन। क्या बन गया? अगर इस तरह का लीनियर फोर्स है तो आपका वेव फ्रंट बनेगा सिलेंडर। लिख लीजिए, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, देन वेव फ्रंट कौन सा होगा? सिलेंड्रिकल। लिखिए सिलेंड्रिकल। तो ये आपके बेटे तीन टाइप्स थे, तीनों मैंने आपको बता दिए। आप घर से जो कौन से नंबर का पॉइंट चल रहा था आपका? उधर से ये तीसरे नंबर में चल रहा था, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स पे। टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स जो है वो किस पे चल रहा था? तीसरे नंबर पे। अब आइए थोड़ी ना चौथा पढ़ लीजिए। ये कर लिया बेटे? ये कर लो। हो गया? चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे लिखिए बेटे, ध्यान से देखेंगे आप। मैंने ये कहा कि ये मेरा एक बल्ब है। क्या है? बल्ब। और इससे क्या निकली? बहुत सारी वेव्स निकली। उस वेव्स का मैंने वेव फ्रंट ले लिया। वेव फ्रंट क्या है? here बताएं। मुझे कोई पॉइंट ऑफ फोर्स जो लाइट का है, ऐसा पॉइंट है, पॉइंट फिक्स होता है, गोल है, तो उस पर है गोले का वेव बनेगा एक इस तरह से। समझ गई बात? यही तो था। इसकी वेव फ्रंट, इसका वेव फ्रंट इस तरह से स्फीयर बना था। अब आपने इस वेव फ्रंट पे जो जो पॉइंट्स लोकस किए, मान लीजिए ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अगर मैं इसको फिर से क्या बना दूं? कौन कौन सोर्स बना दूं? इस पॉइंट पे फिर सेट करा वो जो वेव्स है निकलने लगे, तो फिर कैसे निकलेगा? फिर क्या होगा वेव फ्रंट? तब इस पॉइंट का वेव फ्रंट कैसे हो जाएगा बेटे? ऐसे। समझ की बात? इस पॉइंट का वेव फ्रंट ऐसे, और इसका ऐसे, इसका ऐसे। समझ गए? वेव फ्रंट के अंदर वेव फ्रंट। भाई जब एक बल्ब जल रहा था तो उसका एक गोला था, लोकस की, उसको मैंने फिर दोबारा सोर्स बना दिया, तो उसका वेव फ्रंट भी तो स्फीयर होगा ना? उसका भी तो स्फीयर ही होगा। condition में every point on a wavefront act as a source of secondary disturbances which emits their own wavelengths called secondary wavelengths. That is called secondary wavelengths. ये तो wavelet हो गया, that is called secondary wavelength. Secondary wavelets. अब ये जो लोकस के सारे पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी वेव। ये लिख लीजिए इसका चौथा पॉइंट। हाइगन्स ने क्या बोला कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट act as a source of secondary disturbances
which emits which emits जो उत्सर्जित करता है these on which emits these on wavelets wavelets called secondary wavelets. Secondary wavelet spreads in all directions. Spreads मतलब फैलती है. Secondary wavelet spreads in all directions. सभी दिशाओं में फैलती है ये भी. With speed of wave. With speed of wave. मतलब कि जब जो यहाँ से फैलेगी जो ये फैलेगी जो इसके फैलने का जो वेव होगा वो वही वेव होगा जो यहाँ से यहाँ तक यहाँ इस वेव का जो स्पीड थी यहाँ से यहाँ तक आने की जो स्पीड थी ना उसी स्पीड से वो सेकंड उसकी स्पीड होगी यहाँ से निकलने की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी जो इस वेव की स्पीड होगी यहाँ तक आए दोनों की स्पीड कैसी होगी सेम क्लियर फिफ्थ रेफरेंस लिखिए हाइजेंस का ये लिखिए बेटे फिफ्थ लिखो कर दीजिए क्लियर फिफ्थ लिखिए बेटे पांचवा फंक्शन है द कॉमन टेंजेंट द कॉमन टेंजेंट टेंजेंट मतलब तो समझते हो ना स्पर्शी और सेकंड सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन gives new wavefront आज तुम बहुत लेट हो गए क्यों ठीक है the common tangent on secondary wavelet in forward direction gives new wavefront क्या लिखवाया मैंने लिखवाया कि जो ये जो सेकेंडरी वेवलेट था अगर इसमें मैं क्या डाल दूं टेंजेंट डाल दूं क्या डाल दूं टेंजेंट डाल दूं कोई भी टेंजेंट कहीं से भी डाला मैंने इससे टेंजेंट तो वो जो है वो क्या था जो सेकेंडरी वेवलेट पे डाला गया वो टेंजेंट है जो सेकेंडरी वेवलेट देगा
जैसे कि इस स्फीयर का जो वेव फ्रंट था पहले वाले का, उसपे जो मैंने पॉइंट का डाला तो उसका क्या आया था, सेकेंडरी वेव फ्रंट स्फीयर ही आया था ना। तो इसी तरह से अगर जो मैंने रेक्टेंगल लिया या सिलेंड्रिकल लिया, अगर उस पर डालूंगी तो वो उस पर जो टेंजेंट खींच जाएगी वो उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। स्फीयर का तो इन्होंने स्फीयर दिया। अगर जो रेक्टेंगल बताया मैंने बोला ना, अगर कोई पॉइंट ऑफ सोर्स अनंत पे है, उससे प्रकाश की कितने रेस आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो उसका वेव फ्रंट क्या बताया आपको, रेक्टेंगल बताया। तो अगर रेक्टेंगल के जो किसी भी पाथ पे मैंने पॉइंट्स ले लिए, अब उन पॉइंट्स पे फिर से मैं टेंजेंट्स डालूंगी, तो उन टेंजेंट्स का जो भी रूप आएगा दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट ऑफ द प्लेट। ठीक है, वो उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। और ये लिखिए आप आफ्टर टाइम की, जैसे यही है, यही समझ लीजिए। ये लिख लीजिए आप, आफ्टर टाइम टी, मान लीजिए मैंने इसका इस तरह टो ले लिया, टो ले लिया, ऐसे ले लो टो टाइम, वी हैव ए वी हैव टू ड्रा ए न्यू वेव फ्रंट, वी हैव ड्रा ए न्यू वेव फ्रंट, इसकी इसी का ही ले लो, मान लीजिए यही एक स्फीयर ही है, मैंने कहा कि 3 टाइम बाद मैंने नई वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, तो कैसे करनी है, देखो बेटे, जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ सोर्स है एस, ठीक है, इससे इस तरह का लोकस बन रहा था, इन्हें हटा दो, ए एस, ए इस तरह से इसका पॉइंट ऑफ सोर्स बन रहा था ऐसे, ये दूसरा वेव फ्रंट इसी का ही, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये बन रहा है एफ, एफ क्या चीज है, बल, इसकी क्या बनी, पहली वेव फ्रंट गोलाई तो बनेगी, तो मैंने मान लीजिए ये लिया, ये पहली वेव फ्रंट की, ये दूसरी थी, अब उसने ये बोला है कि मान लीजिए मैंने नई वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे ड्रॉ होगी, देखिए ये कितने समय बाद, आफ्टर टाइम टी, आपको पता है क्या सूत्र होता है, चार समय में चार बराबर, और ये देखिए ये हो गया आपका, मान लीजिए उसने टी टाइम में यहां से यहां तक टी टाइम में दूरी तय करी, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 मान लीजिए टी है, टी आपका टो टाइम है, तो दूरी कितनी हो गई आर, आर बराबर भी टी, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, और जब यहाँ पे ये आ गया ए, तो ये ऐसे होगा इसका जो सोर्स, इसी तरह से ये यहाँ पर लोगे, जब आप कहीं पे भी ले लो, आर इज इक्वल टू बी इंटू टी, दूरी सबकी सेम रहेगी बेटे, आप समझ रहे हो, दोनों वेव फ्रंट है, ये पहली वेव फ्रंट है, और ये कोई सी मैंने दूसरी वेव फ्रंट मान ली टी समय बाद, मैंने कहा कि टी समय के बाद दूसरी वेव फ्रंट ये बनती है, तो सब में जो दूरी है वो सेम रहेगी ना, आर बराबर बी इंटू टी, यहाँ पे भी आर बराबर बी इंटू टी, यहाँ पे भी आर बराबर बी इंटू टी, सब में दूरी सेम रही, दूरी सेम रहने से जो जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेव फ्रंट भी कैसी रहेगी, ऐसे, इसकी वेव फ्रंट ऐसे, इसकी वेव फ्रंट ऐसे, समझ रहे बात को, कहने का मतलब कि सेम टाइम के इंटरवल के बाद एक तो सेम दूरी रहती है दोनों वेव फ्रंटों के बीच में, पहली वेव फ्रंट मैंने ये मानी थी, दूसरी टी समय बाद ये मानी थी, लेकिन मैंने जब ये देखा कि ये पॉइंट अगली वेव फ्रंट पे मैंने लोकस किया, तो उसने समान समय में समान दूरी तय करी चारों दिशाओं में, समझ में आएगा, चारों दिशाओं में समान दूरी उसने
तय करी। तो जब समान दूरी तय करी तो हर पॉइंट से बनने वाला जो सेकेंडरी वेवलेट है, वेव फ्रंट है, वो भी सेम होगा। समझ में आई बात? ये हो गया हाइड्रोजन 5 डायमेंशन। चलो दो तीन मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ। ये कर लो आप, ये हो गया। अब आपको मैं बता रही हूँ कुछ ड्रॉ करके वेव फ्रंट्स। बता दो ये है। एक पॉइंट लिखवा दूं तो लिखो, लिख लो, लिखो स्पीड, स्पीड ऑफ वेवलेट इज इक्वल टू v बराबर स्पीड ऑफ वेव। बताया था ना मैंने कि जो वेवलेट होती है उसकी स्पीड ऑफ वेव के बराबर होती है। लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेवलेट कितना हुआ, v इंटू टी। ड्रॉ एन आर्क, आर्क मैंने चाप, मैंने एक चाप को ड्रॉ किया। जब चाप ड्रॉ किया तो वो सब और उसकी जो रेडियस निकली वो क्या निकली, सेम निकली, v इंटू टोर। ड्रा एन आर, आर बराबर v इंटू टी। एक इस दूरी का जो है मैंने आर किया तो वो इस तरह का निकला। समझ में आई बात? नेक्स्ट लिखिए बेटे, हो गया। ड्रॉ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट फोर। पहला लीजिए, पहला ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत दूरी पर, इनफाइनाइट फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है उत्तल, ये उत्तल लेंस के सामने लिखा हुआ है। देखो बेटे ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया जब अनंत दूरी से प्रकाश का जो वेव्स है ठंडी आ रही है तो रेक्टेंगल बनता है वेव फ्रंट। बट अभी जो आया कैसे पाया, रेक्टेंगल बताया। अब रेक्टेंगल के बीच में मैंने कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया। व्हाट इज द वर्क ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट। और इसको क्या करना, ये क्या करना, लेंस का, लेंस का क्या काम होता है, फ्रंट कैसा है, आयत है, रेक्टेंगल है। अगर मैंने उसके रास्ते में एक उत्तल लेंस लगा दिया, वो सारी की सारी जो पैरेलल आ रही थी वो एक बिंदु फोकस पे इकट्ठी हो जाएगी। जब वो इस तरह से मुड़ गई तो उनके रास्ते के जो बिंदु है, उसी वेवफ्रंट का बिंदु ले लो तो वो भी मुड़ जाएगा। वो क्या बन जाएगा, देखो कैसे, ये इधर देखेंगे सब, ये अनंत से क्या आ रही है, प्रकाश की वेव्स आ रही है। ये बना मेरा आपका रेक्टेंगल, यही तो बना था। अब मैंने इनके और आगे बढ़ाया, इनके रास्ते में क्या लगाया मैंने, एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पे जैसे ही इस पे पड़ी तो ये क्या हो गई, ये इसके फोकस पे, फोकस बिंदु पे क्या हो गई, ठीक है। जब ऐसे कन्वर्स हो गई तो भाई इनका मार्ग मुड़ गया ना, जो पहले ऐसे सीधा आ रहा था अब इन वेव्स का मार्ग जब मुड़ गया, जब लोकस करूंगी पॉइंट तो ये ऐसे आएगा। आप समझ रहे हो? अब
तो ये अगर मैं इन्हें मिलाऊं, इन्हें मिलाता हुआ क्या बन गया, स्पीयर समझ आएगा वैसा प्रकार की चीजें मुड़ गई, तो उनके मैं सेम डिस्टेंस पे अगर बिंदु लूंगी तो वो भी तो मुड़ जाएंगे। जब वो मुड़ जाएंगे तो वो किस रूप में आ गए, स्फेरिकल। क्लियर। तो अगर ये वाला आता है तो इस पे आप क्या लिखेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये मत कहना कि मैडम आपने तो यही कहा था कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो तब तक के लिए रेक्टेंगल, लेकिन अगर ये शर्त आ जाती है फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस तब आप कहेंगे स्फेरिकल। क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस जुड़ गया इनफाइनाइट के साथ, तो वो रेक्टेंगल किसमें कन्वर्ट हो गया वेव फ्रंट, स्फेरिकल। इसी तरह से हटा दो ये, हो गया, जल्दी करो। दूसरा लिखिए इसका, हो गया सबका, पीछे इधर, इधर, हो गया। देखिए दूसरा लिखिए सेकंड इसका, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। जो वस्तु अनंत दूरी पे रखी थी और रेक्टेंगल वेव फ्रंट था, अब उसके आगे मैंने क्या रख दिया, एक अवतल लेंस रख दिया। ये इस तरह से आ रही थी अनंत दूरी से, इसका क्या था वेव फ्रंट, रेक्टेंगल। जब मैंने इसके आगे क्या रख दिया बेटे रास्ते में, अवतल लेंस। क्या वर्क होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग में आना। तो इसमें क्या किया भाई, जैसे यहाँ पहुंची इसे फैला दिया, ये सीधा निकल गई और इसे भी फैला दिया। वही फैला दिया तो हमने क्या देखा कि अब हमने इसको पीछे कहीं मिलाया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, पीछे कहीं मिलाया और जहां पे मिला दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। लेकिन हम एक बार ध्यान देंगे बेटे, ध्यान देंगे। अब मैंने तीनों प्रकाश की किरणों में एक एक बिंदु ले लिया समान रूप से दूरी पे, यहां से, ठीक है। अब जब मैंने इनको मिलाया लोकस इन पॉइंट्स का, तो वो क्या सा आया, इस शेप में, समझ में आई? ये भी क्या है, वेव फ्रंट। ये जो मैं बता रही हूँ ना, जो पहली वाली ये वाली वेव फ्रंट, ये जो रास्ते में हमने दूसरी चीज लगाई ये क्या हो गई आपकी, वेवलेट, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी फेज, समझ में आएगा, ये वेवलेट हो गई सेकेंडरी। अभी मैं इसी की जगह, इस अवतल लेंस की जगह मैं लगा दूं अवतल दर्पण, क्या लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, उससे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड होकर के कहीं यहाँ आ जाएगी, तो अब क्या होगा इसका, जो ये हटा दो, इसे इरेज करो, इसे मैंने इसके रास्ते में अब लगाया,
मैंने इसके रास्ते में एक कॉनकेव मिरर लगाया। कॉनकेव मिरर ऐसे तो होता है, ठीक है। इस पे प्रकाश की किरणें आई और ये कहीं पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। आप समझ रहे बेटे? अब इससे समान दूरी पर जब आप लोगे तो वो क्या आएगा, इस तरह का वेव। समझ जाएगा? तब आपको इस तरह का वेव सेकंड वेव जैसे अब आपका ये पॉइंट फोकस करेगा, अब इसके हिसाब से बनेगा। उस समय कहाँ बन रहा था, ऐसे बन रहा था, उस समय उसके हिसाब से कर, लेकिन बनेगा स्पेल, बनेगा स्पेल। ठीक है बेटे? अब आप जरा वेव मोशन में वेव फ्रंट की बात हो गई। अब तो ये हाइलाइट स्टोरी भी आपकी कंप्लीट हो गई, पांच पोटेंशियल हो गए आपके। अब आइए वेव मोशन। ये पाई आपका और ये आपका। देखिए बेटे, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब कोई वेव इस तरह से चलती है कि आपका पार्टिकल को वाई से गति करे और वेव आगे की ओर बढ़े, जैसे कि बताया था गति का उदाहरण दिया था मैंने। एक किले से बांध दी और दूसरे को अपनी हाथ में पकड़ लिया और फिर उसे मोटर पिलाई, तो वो किस तरह से उस तरह से विश्लेषण में हुआ। देखिए, जब इस तरह से कोई भी गति होती है, that is called acceleration, दोलन। आपने सुना होगा दोलन सुना होगा। ये आपका वाई अक्ष में जो डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है वाई अक्ष में, और ये डिस्प्लेसमेंट किसमें है, एक्स अक्ष में। ये मैंने आपको बताया कि जितना मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है वो कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है? और एक पूरा, ये समझ लीजिए कि ये तो होता है मैक्सिमा। क्या होता है? मैक्सिमा। और ये क्या होता है? मिनिमा। और एक पूरे दोलन या एक पूरी वेव का जो समय होता है वो यहां से लेकर के यहां तक होता है। यानी कि दो मैक्सिमा, ये देखिए, इस मिनिमा से लेकर यहाँ मिनिमा और फिर अगला मिनिमा। समझ गए बात? इसे कहते हैं आपका वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आवर्त काल। एक दोलन में लगा तुम्हें क्या कहलाता है? आवर्त काल। टाइम in one oscillation, time period, ठीक है, that is t। और एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं that is called frequency। बताया था, आवृत्ति।
the number of oscillations in 1 second, that is called frequency. ठीक है। वेव मोशन को जो आप तरह के वेव इक्वेशन में शो करते हैं बेटे, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लीजिए, एफ ए एक्स प्लस बी इंटू टी, दैट इज प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। अगर ये प्लस है, यहाँ पे लिखिए अगर प्लस है तो ये आपकी जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर बेटे इस तरह की इक्वेशन में यहाँ प्लस है तो ये जो y है ये मोशन करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और अगर यहाँ पर माइनस है तो y इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ इक्वेशन में माइनस है तो y जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। नोट करो, ये ध्यान रहे, बात ध्यान देने वाली बात है। प्लस है तो y नेगेटिव में जाएगा, और प्लस का अगर माइनस है तो y जाएगा प्लस। याद रखना ये बात। अगर फेस में क्या है प्लस है तो y कहाँ जाएगा माइनस में, और अगर फेस में माइनस है तो y कहाँ जाएगा प्लस। ये लिख लीजिए, इसको लिख सकते हो आप, y defines for all x and t। x क्या है, ये आपका मान लीजिए आपका ये डिस्टेंस है t टाइम में, तो ये इसके लिए इक्वेशन इस तरह से शो कर सकते हैं इस ऑसिलेशन की। इस एक ऑसिलेशन की यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसकी हम समीकरण को ऐसे ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू टी। फिर आइए वेवलेंथ, तरंग आगे क्या होता है, distance travel is the time period that is called wavelength। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, और एक आवर्तकाल में जितनी दूरी चला जाता है वो वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, दूरी, डिस्टेंस। बेटे एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ तक पूरा हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगा वो तो आवर्तकाल, और यहाँ से यहाँ तक चलने में जो दूरी हुई वो आपकी वेवलेंथ। तो इसे क्या कहेंगे हम, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ। लिख लीजिए लैम्डा। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन वन टाइम पीरियड। समझ में आई, तरंग कैसे समझता है, एक आवर्तकाल में जितनी दूरी चली गई वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ, और एक दोलन पूरा करने के लगा समय आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने